यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें ड्रैगन अभ्यास का सीन दिखाया जाता है, लेकिन ये ड्रैगन अभ्यास का मिडल वाला एरिया था और आगे बढ़ने के लिए वहाँ पे एक बहुत बड़ा एंट्रेंस गेट भी लगा हुआ था, जिसकी तरफ अकामी धीरे धीरे वहाँ पे आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी। पर अकामी की हालत वहाँ पे इतनी ज्यादा खराब दिखाई दे रही थी कि वो नीचे जमीन पे सही से रेंग भी नहीं पा रही थी और ऊपर से वो वहाँ पे बहुत ही मुश्किल के साथ बोलते हुए अपने मास्टर को अपनी मदद के लिए बुला रही थी। वो वहाँ पे अपना पूरा दम लगाकर चिल्लाते हुए कहती है, मास्टर प्लीज आकर मुझे बचा लीजिए। लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला वहाँ पे कोई भी नहीं था, क्योंकि वो बड़ा एंट्रेंस गेट एक तरह का बैरियर था जिसे पार कर पाना अकामी के लिए भी इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला था। इसलिए बीच रास्ते में बेचारी अकामी की सारी एनर्जी खत्म हो जाती है, जिसे अभी वो वहाँ पे रिस्टोर करने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी अचानक से उसके ऊपर एक एनर्जी से अटैक होता है, जो कि उसके सर को चीरते हुए उसके आर पार हो गया था। और उसके कुछ सोचने समझने से पहले ही बेचारी अकामी का खेल वहीं पे खत्म हो चुका था और उसके ऊपर ये एनर्जी अटैक करने वाला कोई और नहीं बल्कि लिंगजू ही था, जो कि चाओ फेंग के साथ वहाँ पे उसी एरिया में आ चुका था। खैर अकामी को मारने के बाद लिंगजू अपने स्वord को वापस रखते हुए चाओ फेंग से कहता है, हालांकि ये लड़की अपनी मौत के कगार पे पहुंच चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये भागते हुए यहाँ तक आ पहुंची। वाकई ही ऑटो का भागने में कोई जवाब नहीं होता। असल में लिंगजू वहाँ पे ये सब चाओ फेंग के मजे लेने के लिए कह रहा था, जबकि चाओ फेंग तो उसे वहाँ पे पूरी तरह से इग्नोर करते हुए उसी एंट्रेंस गेट की तरफ आगे बढ़ जाती है। जबकि लिंगजू वहाँ पे उस पूरी जगह को बहुत ही गौर से देखने लगा था और उस एंट्रेंस गेट को देखते हुए कहता है कि आखिर ये किसने सोचा था कि चैंगडाओ सिटी के नीचे इस तरह का एक पूरा शहर बसा होगा, लेकिन ये कैसी अजीब सी जगह है और इसे यहाँ पे बनाया किसने होगा। और यही सब कहते हुए लिंगजू तो सीधा वहाँ पे उस एंट्रेंस गेट की तरफ आगे बढ़ चुका था, जबकि चाओ फेंग जैसे जैसे वहाँ पे उस एंट्रेंस गेट की तरफ आगे बढ़ रही थी उसे वहाँ पे बहुत ही अजीब फीलिंग आ रही थी। वही लिंगजू अपनी फालतू की बातें करते हुए कह रहा था कि ये तो बहुत ही ज्यादा अजीब जगह है, अभी तक मैंने यहाँ पे एक कीड़ा तक भी नहीं देखा, वरना इस तरह का अभ्यास तो कीड़ों का घर होता है, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। जबकि चाओ फेंग तो वहीं पे खड़ी होकर ही उस एंट्रेंस गेट को घूरने लगी थी, जिसके अंदर से उसे वहाँ पे एक एनर्जी बाहर निकलते हुए दिखाई दे रही थी। हालांकि ये बस उस एनर्जी का एक मामूली सा टुकड़ा था, जिसे चाओ फेंग महसूस करते हुए काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी। और ऊपर से हम देखते हैं कि इस बात का एहसास वहाँ पे लिंगजू को भी हो चुका था। वो भी वहाँ पे अचानक से सीरियस होते हुए कहता है, न जाने क्यों अचानक से ही मुझे यहाँ पे इतनी ज्यादा फेमिलियर एनर्जी का एहसास क्यों हो रहा है। जिसपे चाओ फेंग उदास होकर उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहती है, क्योंकि ये एनर्जी किसी और की नहीं बल्कि हमारे टैलेंट सेट के एक डिसेबल की एनर्जी है, इसलिए ये एनर्जी हमें इतनी ज्यादा जानी पहचानी लग रही है। जिसपे लिंगजू भी सीरियस होते हुए कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। और ऊपर से इस एनर्जी को महसूस करते हुए मुझे ये भी एहसास हो रहा है कि ये जिस किसी की भी एनर्जी है वो अभी तक भी जिंदा है। आखिर ये कौन हो सकता है, कहीं ये पिलू की सोल का एक टुकड़ा तो नहीं है। और इस बारे में पता लगाने के लिए जैसे लिंगजू वहाँ पे उस एंट्रेंस गेट के ऊपर हाथ रखने की कोशिश करता है, तो अचानक से चाओ फेंग ने वहाँ पे उसका हाथ पकड़ते हुए उसे वहाँ पे ऐसा करने से मना कर दिया था और उसे वहाँ पे रोकते हुए कहती है, नहीं नहीं ऐसा मत करो, मुझे बहुत समय पहले ही इन टैलेंट सेट से बाहर निकाल दिया गया था, इसलिए अब मेरा कोई भी हक नहीं बनता कि मैं टैलेंट सेट के मामले में इंटरफेयर करूं। इसलिए तुम इस मैटर को अपने छोटे भाई के ऊपर ही छोड़ दो, वही हमारे साथी डिसेबल का बदला ले लेगा, क्योंकि वो तो अभी भी टैलेंट सेट का डिसेबल है और वैसे भी वो अभी तक बहुत ही अच्छे तरीके से काम करते हुए आ रहा है, तो आगे भी हमें सब कुछ उसके ऊपर ही छोड़ देना चाहिए। इस पे लिंगजू वहाँ पे स्माइल के साथ उसे जवाब देते हुए कहता है, लेकिन मैं भी तो टैलेंट सेट का एक डिसेबल हूँ, तो फिर मैं आगे क्यों नहीं बढ़ सकता, मुझे भी पूरा पूरा हक है अपने साथी डिसेबल की मौत का बदला लेने का। और ये कहते हुए लिंगजू जैसे दोबारा वहाँ पे अपना हाथ आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, तो अब की बात चाओ फेंग ने वहाँ पे उसका हाथ पकड़ते हुए उसका पूरा का पूरा हाथ ही वहाँ पे मरोड़ दिया था, जिसके चलते तो बेचारे लिंगजू के मुंह से भी वहाँ पे चीख निकल जाती है। लेकिन जब वो वहाँ पे चाओ फेंग के फेस की तरफ देखता है तो उसने वहाँ पे डर के मारे आधी चीख को ही अपने अंदर दबा लिया था और हड़बड़ाते हुए वहाँ पे चाओ फेंग से कहता है, सीना सिस्टर मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक कह रही थी, इस मामले को अगर मेरा जूनियर ब्रदर ही संभाले तो ठीक रहेगा। और अगर सच कहूँ तो मैं भी अपने छोटे भाई को एक बार फिर से एक्शन में देखना चाहता हूँ और मेरे ख्याल से आप भी यही चाहती होंगी, मैंने ठीक कहा ना। लेकिन चाओ फेंग तो अभी तक भी उसे गुस्से से वहाँ पे घूरे जा रही थी, जो देखकर बेचारे लिंगजू वहाँ पे घबराते हुए अपने मन में कहता है, इन औरतों को समझ पाना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है, भी थोड़ी देर पहले तक ये खुद यहाँ पे बदला लेने की बात कर रही थी और अब अचानक से पता नहीं इसे क्या हो गया जो मुझे भी आगे बढ़ने से रोक रही है। हालांकि बेचारा लिंगजू वहाँ पे ये सब अपने मन में सोच रहा था, लेकिन चाओ फेंग उसे वहाँ पे इतना ज्यादा गुस्से से घूरती है कि लिंगजू जल्दी से अपना हाथ छुड़ाते हुए वहाँ पे उसे कहता है, सीनियर सिस्टर आपको भूख नहीं लग रही, क्योंकि मुझे तो अचानक से यहाँ पे बहुत ज्यादा भूख महसूस हो रही है, आइए किसी जंगली जानवर को पकड़ते हुए उसे रोस्ट करके पकाते हैं। और ये कहकर लिंगजू वहाँ पे बहुत ही चालाकी के साथ चाओ फेंग की नजर से बचते हुए वहाँ से निकल गया था। खैर उनके जाने के थोड़ी देर बाद ही ऐसा तजू भी बर्नी क्रो के साथ वहाँ पे पहुँच जाते हैं, जहाँ पे आते हुए बर्नी क्रो भी उस जगह को बहुत ही गौर से देख रहा था और सबसे पहले उसकी नजर वहाँ पे अकामी की बॉडी के ऊपर ही पड़ती है, जिसे देखकर बर्नी क्रो वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, ये लड़की तो पहले ही मारी जा चुकी थी, तो ये दोबारा यहाँ पे कैसे आ गई। और ये सब कहते हुए बर्नी क्रो वहाँ पे उसकी बॉडी को बहुत ही गौर से देखने लगा था और साथ ही साथ वहाँ पे खुद से ही सवाल करते हुए ये भी कह रहा था, तो क्या लास्ट टाइम हमने जिसे मारा था वो इसकी रियल बॉडी नहीं थी, या फिर ये किसी तरह से खुद को उस समय बचाने में कामयाब हो गई थी। लेकिन अगर ये उस समय भी बचने में कामयाब हो गई थी तो आखिर इसे यहाँ पे किसने मारा होगा। और इसी तरह बर्नी क्रो वहाँ पे उसके चारों तरफ घूमते हुए
वहाँ पे ये सारे सवाल करने लगा था और ऐसा तजू से सवाल करते हुए पूछता है, बॉस क्या ये लड़की वाकई मारी जा चुकी है या पिछली बार की तरह दोबारा जिंदा हो जाएगी? लेकिन हम देखते हैं कि ऐसा तजू बनने के रोकी इस बात का कोई भी जवाब नहीं देते। वो बस वहाँ पे स्माइल करने लगे थे जैसे कि उन्हें वहाँ पे सारा मजा समझ आ चुका हो। वहीं बनने करो ऐसा तजू से रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, बॉस आखिर आप इसे भी वीटियान ली की तरह सूरज के आगे क्यों नहीं फेंक देते? ये खुद ब खुद ही रोस्ट होते हुए मारी जाएगी। जिस पे ऐसा तजू उसे वहाँ पे कोर्टून में जवाब देते हुए कहते हैं कि अभी के लिए इसे अकेला छोड़ दो। और ये कहकर ऐसा तजू वहाँ पे उस इंटरेस्ट गेट को घूरते हुए सीधा वहाँ पे उस इंटरेस्ट गेट की तरफ ही आगे बढ़ जाते हैं। और जैसे जैसे ऐसा तजू वहाँ पे उस इंटरेस्ट गेट की तरफ आगे बढ़ रहे थे तो हम देखते हैं कि उस इंटरेस्ट गेट में भी हलचल होने लगी थी। और जैसे ऐसा तजू वहाँ पे उस इंटरेस्ट गेट के करीब पहुँचते हैं तो वो इंटरेस्ट गेट जो कि एक बैरियर की तरह काम करता था वो खुद ब खुद ही वहाँ पे खुल गया था। जो देखकर तो बेचारा बनने को भी वहाँ पे हैरान हो चुका था कि आखिर यहाँ पे ये सब हो क्या रहा है। जबकि ऐसा तजू तो वहाँ पे उसी तरह से मिस्टीरियस स्माइल करते हुए चुपचाप वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। जो देखकर बनने को भी चुपचाप वहाँ पे उनके पीछे पीछे जाने लगा था। जहाँ जैसे वो लोग उस इंटरेस्ट गेट को पार करते हुए अंदर पहुँचते हैं तो उन्हें वहाँ पे एक स्पिरिट सोल फॉर्मेशन दिखाई देती है, जहाँ उस फॉर्मेशन के अंदर से कुछ स्पिरिचुअल चेंज से बाहर निकलते हुए काफी सारी सोल्स को ट्रैप कर रखा था। और उस फॉर्मेशन के बीचों बीच कोई और नहीं बल्कि वीटियान ली ही बैठा था, जो कि उस मिस्टीरियस फैमिली डार्क लॉर्ड की ही तरह किसी मिस्टीरियस फैमिली अलायंस से बिलोंग करता था और यहाँ पे आकर वीटियान डाउली को चला रहा था। अब ये सब देखकर ऐसा तजू का फेस दोबारा वहाँ पे सीरियस हो चुका था, जबकि ऐसा तजू के वहाँ पे आने का एहसास वीटियान ली को पहले से ही हो चुका था, जिसके चलते वीटियान ली वहाँ पे कमीनी स्माइल करते हुए कहता है, जू यंग तो फाइनली तुम यहाँ पे आ ही गए। असल में ये वीटियान ली की रियल बॉडी थी, पहले वाला बस उसका एक क्लोन था जिसे उसने अपनी सोल का इस्तेमाल करते हुए बनाया था। पर उस क्लोन को ऐसा तजू ने जो भयानक सजा दी थी उसने रियल वाले वीटियान ली को भी बहुत ही बुरी तरह से घायल कर दिया था। पर ये सब वीटियान ली वहाँ पे ऐसा तजू को नहीं दिखा रहा था और कमीनी स्माइल करते हुए वहाँ पे ऐसा तजू को डराने की कोशिश कर रहा था। पर अभी वो वहाँ पे ये सब करते हुए ऐसा तजू को डराने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी अचानक से ही उसकी बॉडी को वहाँ पे बहुत ही अजीब तरीके के साथ झटके लगने शुरू हो जाते हैं और उसे भी वहाँ पे उतना ही ज्यादा पेन होने लगा था जितना कि वहाँ पे उसके क्लोन को हो रहा था। जो देखकर ऐसा तजू वहाँ पे कोर्टून में उससे कहते हैं, तो जितनी ज्यादा तकलीफ तुम्हारे क्लोन को हो रही है उतनी ही ज्यादा तकलीफ तुम्हें भी यहाँ पे हो रही है, यानी कि तुमने अपने क्लोन को अपने साथ जोड़ रखा था। इंटरेस्टिंग है। और इसी बीच हम देखते हैं कि वीटियान ली अपने दर्द को बर्दाश्त करते हुए दोबारा वहाँ पे खुद को संभाल चुका था और दोबारा वहाँ पे कमीनी स्माइल करते हुए ऐसा तजू से कहता है, तुमने बिल्कुल ठीक कैस किया, पर अब इस सब का कोई फायदा नहीं है। भले ही तुमने मेरे क्लोन को ट्रैप कर लिया था पर अब तुम भी तो यहाँ पे मेरे ट्रैप में फंस चुके हो, तो उसके आगे ये मामूली सा पेन कुछ भी नहीं है। मुझे तो बस किसी भी हालत में तुम चाहिए थे और देखो तुम खुद ब खुद ही चलते हुए मेरे सामने आ चुके हो। वहीं वीटियान ली की ये सारी बातें सुनते हुए हम देखते हैं कि धीरे धीरे अब ऐसा तजू का फेस वहाँ पे उसे में बदलने लगा था। जो देखकर वीटियान ली वहाँ पे ऐसा तजू का मजाक उड़ाते हुए कहता है, कहीं तुम यहाँ पे मेरे खिलाफ एक्शन लेने का तो नहीं सोच रहे? नहीं नहीं, ऐसी गलती करने की तो सोचना भी मत है। और ये कहते हुए वीटियान ली ने अचानक से वहाँ पे अपने पास एक सोल टायर को बाहर निकाल लिया था, जिसे वो वहाँ पे ऐसा तजू को दिखाते हुए कम्युनी स्माइल के साथ ऐसा तजू से कहता है, इस सोल टायर को गौर से देखो। मुझे उम्मीद है कि इसकी एनर्जी को महसूस करने के बाद तुम्हारे दिमाग में एक्शन लेने के जो भी विचार आ रहे हैं वो खुद ब खुद ही खत्म हो जाएंगे। जैसे ऐसा तजू भी वहाँ पे बहुत ही गौर के साथ देखते हुए वीटियान ली से कहते हैं कि ये बस पीलू की सोल का आधा टुकड़ा है, उसकी बाकी की स्पिरिट कहाँ है? अब ऐसा तजू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वीटियान ली ने अचानक से ही दोबारा वहाँ पे कमीनों की तरह जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया था और हंसते हुए वहाँ पे ऐसा तजू से कहता है, मुझे लगता है तुमने अभी तक मेरी इस फॉर्मेशन को गौर से नहीं देखा, एक बार इसे गौर से देखो। अब वीटियान ली कैसा कहती हम देखते हैं कि उन सभी स्पिरिचुअल चेंज के अंदर कुछ स्पिरिट्स अपीयर होती हैं जो कि सभी की सभी वहाँ पे इस फॉर्मेशन से निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उन सभी को वहाँ पे उन स्पिरिचुअल चेंज ने जगा रखा था। जो देखकर वीटियान ली वहाँ पे एक बार फिर से दरिंदों की तरह जोर जोर से हंसते हुए तजू से कहता है, इन सभी सोल स्पिरिट्स को गौर से देखो, ये सारे के सारे पिलू की सोल के हिस्से हैं। अब वीटियान ली की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ऐसा तजू को वहाँ पे इतना जरा गुस्सा आता है कि अचानक से ही हम देखते हैं कि उनकी बॉडी से खुद ब खुद ही वहाँ पे उनकी डिवाइन एनर्जी रिलीज होने लगी थी और ये डिवाइन एनर्जी इतनी ज्यादा खतरनाक और पावरफुल थी कि बेचारा बर्निंग ग्रो भी उसे वहाँ पे महसूस करते हुए डर गया था। लेकिन कहानी यहाँ पे भी खत्म नहीं होती। ऐसा तजू की इस पावरफुल डिवाइन एनर्जी के चलते वो पूरा का पूरा ड्रैगन अभ्यास ही वहाँ पे हिलने लगा था। जो देखकर तो बेचारा वीटियान ली भी वहाँ पे घबरा चुका था, उसे वहाँ पे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पे सब हो क्या रहा है। लेकिन जब उसकी नजर वहाँ पे ऐसा तजू के ऊपर पड़ती है तो उसे वहाँ पे सारा मजा समझ आ चुका था कि ये सब वहाँ पे ऐसा तजू कर रहे हैं। और ये देखकर वीटियान ली दोबारा से वहाँ पे कमीनी स्माइल करते हुए ऐसा तजू से कहता है, जू यंग यकीन नहीं हो रहा कि तुम अपने एक माचो के डिसेबल का बदला लेने के लिए यहाँ तक आ पहुँचे और पूरे के पूरे अपर डोमेन को ही अपने डिसेबल की मौत का बदला लेने के लिए तबाह कर दिया। अब मैं तुम्हें बेवकूफ कहूँ या बहादुर मुझे समझ नहीं आ रहा, पर इतना तो मैं समझ चुका हूँ कि तुम अपने डिसेबल की सोल के बाकी के हिस्से को पाने के लिए कुछ भी कर सकते हो। इसलिए अब अगर तुम अपने डिसेबल पिल्लू की सोल को सही सलामत वापस पाना चाहते हो तो तुम्हें यहाँ पे मेरा हर एक का हम मानना होगा। ये भी अब मौत से खेलने की कोशिश कर रहा है, न जाने अब इसका क्या अंजाम होगा। वहीं वीटियान ली की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बर्निंग ग्रो गुस्से से वहाँ पे चिल्लाते हुए उससे कहता है, क्या तुमने हमें बेवकूफ समझ रखा
रखा है। ये सभी की सभी सोल्स पिलू की सोल्स नहीं है। इन सभी के ऊपर बस पिलू की सोल के ऑरा को चढ़ाया गया है। इसलिए अपनी ये बच्चों वाली हरकतें करना बंद करो, क्योंकि मेरे बॉस के सामने तुम्हारी कोई भी घटिया चाल तुम्हारे किसी भी काम नहीं आने वाली। बनने करो की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वीटिया ली ने दोबारा वहाँ पे कमीनों की तरह जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया था और हंसते हुए वो वहाँ पे बनने करो और इंस्पेक्टर जो से कहता है, वो तो तुम लोग यहाँ पे हमारी चाल समझ चुके हो, इसलिए अब मैं तुम लोगों को हकीकत बता ही देता हूँ। मैं पिलू की सोल को रिफाइन करते हुए पहले से ही अपनी ताकत को बढ़ा चुका हूँ और जानते हो अभी तुम लोग जिस फॉर्मेशन के अंदर खड़े हुए हो उसे स्पेशली हमने टैलेंट सेट के डिसेबल्स के लिए तैयार किया था, ताकि हम टैलेंट सेट के डिसेबल्स को इसके अंदर फंसा सके। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम खुद ब खुद यहाँ तक कहाँ पहुँचे हो? नहीं, बल्कि हमने तुम्हें यहाँ पे आने के लिए मजबूर किया था, ताकि हम दोबारा पिलू की तरह तुम्हारी सोल को भी रिफाइन कर सके। और जानते हो टैलेंट सेट का कोई भी डिसेबल, चाहे वो कोई भी हो और कितने ही ताकतवर क्यों ना हो, अगर वो एक बार गलती से भी इस फॉर्मेशन के अंदर इंटर कर जाता है तो वो इस फॉर्मेशन के अंदर आने के बाद अपनी किसी भी पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता। और अब क्योंकि तुम भी इस फॉर्मेशन के अंदर फंस चुके हो तो तुम भी अब बस यहाँ पे अपने मरने का इंतजार करो, क्योंकि और तो कुछ तुम लोग यहाँ पे कर नहीं पाओगे। और ये कहकर वो दोबारा वहाँ पे जोर जोर से हंसने लगा था, जो देखकर बनने करो वहाँ पे बहुत ही एटीट्यूड के साथ उसे जवाब देते हुए कहता है, वो तो तुम्हें लगता है तुम्हारी ये सो कॉल्ड पावरफुल अल्टीमेट फॉर्मेशन यहाँ पे हमारी पावर्स को सप्रेस कर देगी? बेवकूफ कहेंगे, तुम्हारी फॉर्मेशन जब मेरी पावर को सप्रेस नहीं कर पाई तो मेरे बॉस तो तुम्हारी औकात से भी बाहर है, इसलिए ये तो सोचना भी मत कि तुम यहाँ पे इतनी आसानी के साथ हमारे हाथों से बच जाओगे। और ये कहते हुए बनने करो ने गुस्से से वहाँ पे अपना स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज करना शुरू कर दिया था, जो कि धीरे धीरे लगातार वहाँ पे बढ़ता ही चला जा रहा था, पर वो वहाँ पे अपने पीक पे पहुँच पाता उससे पहले हम देखते हैं कि बनने करो के ऊपर एक और अजीब सी एनर्जी आके गिरती है, जिसने बनने करो की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को वहाँ पे पूरी तरह से सप्रेस कर दिया था। जो देखकर तो बनने करो खुद ही वहाँ पे हैरान होते हुए कहते हैं, ये क्या हो रहा है? मेरी की हुई स्पिरिचुअल एनर्जी को क्या हो गया? मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे मेरी की हुई एनर्जी कभी मेरी बॉडी के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। इसकी ये घटिया फॉर्मेशन तो वाकई यहाँ पे काम कर रही है, यानी क्या बनने करो वहाँ पे बुरी तरह से काम करो में ट्रांसफॉर्म हो चुका था। इस बात से बेचारे बनने करो को सबसे ज्यादा नफरत थी। और ये सब वहाँ पे सिर्फ बनने करो के साथ ही नहीं हुआ था, बल्कि लिंगजू के साथ साथ चाओ फेंग की स्पिरिचुअल एनर्जी भी वहाँ पे पूरी तरह से सप्रेस हो चुकी थी, क्योंकि वो दोनों भी वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को समझ नहीं कर पा रहे थे। जो देखकर तो चाओ फेंग भी वहाँ पे हैरान होते हुए कहती है कि यकीन नहीं हो रहा कि वाकई इस फॉर्मेशन ने यहाँ पे हम सभी की पावर को सप्रेस कर दिया। इस पे लिंगजू भी वहाँ पे सीरियस होते हुए चाओ फेंग से कहता है, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, जितना मैंने सोचा था ये फॉर्मेशन तो उससे भी ज्यादा अजीब निकली। अब न जाने जूनियर ब्रदर क्या करेगा, वो तो वहाँ पे बिल्कुल उस फॉर्मेशन के अंदर ही खड़ा हुआ है। वहीं ऐसा तो पहले ही वहाँ पे अपनी एनर्जी का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, तो ये बता पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था कि उनकी एनर्जी भी सप्रेस हुई है या नहीं। और ऊपर से ऐसे तजु वहाँ पे ये सब चेक करने की भी कोशिश नहीं करते। वो कार्टून के साथ वीटिया ली से सवाल करते हुए पूछते हैं, क्या चाहते हो तुम? जिस पे वीटिया ली भी वहाँ पे कमीनी स्माइल के साथ जवाब देते हुए कहता है कि तुम्हारे डिसेबल पिलू ने हमारे पूरे क्लैन को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुँचाया था, और आज सिर्फ पिलू की ही वजह से हम लोग यहाँ पे इस तरह से अंडरग्राउंड में ट्रैप हैं, और रोज हम लोगों को यहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर किया जाता है, जिसकी वजह सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा वो डिसेबल पिलू है। और ये कहते कहते हम देखते हैं कि वीटिया ली को वहाँ पे एक बार फिर से खांसी आ जाती है। बाकी उसकी हालत वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खराब दिखाई दे रही थी, जबकि वो वहाँ पे सोल टायर को देखकर अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहता है, पिलू की सोल का इस्तेमाल करते हुए मैंने अपनी पावर को तो बढ़ा लिया था, लेकिन उसके बाद मुझे मेरे पूरे क्लैन के साथ हमेशा हमेशा के लिए यहाँ पे ट्रैप कर दिया गया। पर यहाँ आने के बावजूद भी मैंने अपनी हार नहीं मानी। मैंने यहाँ पे आने के बाद अपनी सारी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक ऐसी खास फॉर्मेशन का निर्माण किया जिसमें मैं टैलेंट सेट के किसी भी डिसेबल को ट्रैप कर सकता था, वो कितना ही ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो। वो मेरी इस फॉर्मेशन के अंदर आने के बाद अपनी किसी भी पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता, जिसका नमूना तो तुम देख ही चुके हो। और जानते हो इतनी ज्यादा मेहनत मैंने की किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए ज़ू यंग। तुम्हारे डिसेबल ने बनने से पहले मुझसे बोला था कि मेरा मास्टर तुमसे बदला लेने के लिए आएगा, और सच कहूँ तो मुझे भी उसी दिन का इंतजार था। पिलू की सोल ने मुझे वो पावर दी थी जो कि मैंने कभी इमेजिन ही नहीं की थी। और अब खुद सोच कर देखो, पिलू तो बस टैलेंट सेट का एक मामूली सा डिसेबल था, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी सोल को रिफाइन करने के बाद मुझे इतनी ज्यादा कमाल की ताकत मिली थी। और अब अगर मैं यहाँ पे तुम्हारी यानी टैलेंट सेट के लॉर्ड की सोल को रिफाइन करता हूँ तो मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकता कि मेरे अंदर कौन कौन सी पावर आ जाएगी। और तुम पूछ रहे थे ना कि मैं क्या चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे तुम्हारी सोल चाहता हूँ, ताकि मैं तुम्हारी सोल पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने वीकेंड डाउली के ऊपर लगे हुए कर्ज यानी शराब को हटा सकूं। और सिर्फ इतना ही नहीं, मुझे तुम्हारे टैलेंट सेट की सारी सोल स्किल्स भी चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे टैलेंट सेट की सोल स्किल्स कितनी ज्यादा खतरनाक और पावरफुल हैं, जिन्हें हासिल करने के बाद सबसे पहले तो मैं नाइन्थ रियलम को अपने सामने चुकाऊंगा और उसके ऊपर कब्जा करते हुए पूरे डीप यूनिवर्स के ऊपर राज करूंगा। और उसके बाद मेरा मुकाबला करने के लिए जितना ज्यादा मर्जी पावरफुल कल्टिवेटर
कल्टीवेटर या गोड आ जाए वो मेरे पैरों के धूल के बराबर भी नहीं होगा। और ये सब कहते कहते हम देखते हैं कि उसने दोबारा वहाँ पे कमीनों की तरह जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया था और एक्साइटेड होते हुए ऊपर हवा में भी उठ चुका था और अपनी बात आगे बढ़ाते हुए वहाँ पे तजू से कहता है। और जानते हो ये सब करने के बाद सबसे पहले मैं एम्प्रोजुम से अपना बदला लूंगा और उस समय एम्प्रोजुम को पछतावा होगा जो उसने और उसके लोगों ने हमारे वीकेंड के साथ किया था। लेकिन ये तो बस मेरे प्लान की शुरुआत होगी। तुम जानते हो सभी को अपने पैरों में झुकाने के बाद मैं तुम्हारे टैलेंट सेट के ऊपर भी कब्जा कर लूंगा और उसके बाद मैं बनूंगा टैलेंट सेट का नया लॉर्ड और तुम सभी बनोगे मेरे नौकर और मेरे कुत्ते जो कि मेरे आदेश के बगैर अपनी पूछ तक भी नहीं हिलाओगे। और ये कहते कहते हम देखते हैं कि वीटिया ली ने वहाँ पे अपना खतरनाक डेमो ने कोरा भी रिलीज करना शुरू कर दिया था। जबकि वीटिया ली की ये सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि ऐसा तजू से भी ज्यादा वहाँ पे चाओफेंग को गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से से वहाँ पे चिल्लाते हुए कहती है, क्या ये हमारे टैलेंट सेट को धमकी देने की कोशिश कर रहा है? आज तक किसी ने भी हमारे टैलेंट सेट को धमकी देने की हिम्मत नहीं की और इस जैसे एक मामूली से कल्टीवेटर की इतनी ज्यादा हिम्मत हो गई कि हमारे टैलेंट सेट को धमकी दे रहा है। इसे तो मैं बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और ये कहते कहते चाओफेंग की नजर वहाँ पे तजू के ऊपर पड़ती है जो कि बिल्कुल शांति से अपनी जगह पे खड़े हुए थे। जो देखकर चाओफेंग गुस्से से वहाँ पे चिल्लाते हुए लिंगजू से कहती है, आखिर तुम्हारा जूनियर ब्रदर ये धमकी सुनने के बावजूद भी कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहा? क्या वो यहाँ पे इस मामूली से कल्टीवेटर से डर चुका है? आखिर वो कुछ बोल क्यों नहीं रहा? अगर उसे यहाँ पे इतना ही ज्यादा डर लग रहा है तो उसे कहो कि टैलेंट सेट के लॉर्ड की पोजीशन को छोड़ दे क्योंकि वो टैलेंट सेट का लॉर्ड होना डिजर्व भी नहीं करता। अब मुझे खुद ही यहाँ पे कुछ करना होगा। और ये कहकर चाओफेंग गुस्से से वहाँ पे आगे बढ़ने की कोशिश करती है लेकिन लिंगजू जल्दी से वहाँ पे उसकी बाजू को पकड़कर उसे वहाँ पे रोकते हुए कहता है कि रुको रुको सीनियर सिस्टर, अब अभी तक भी मेरे छोटे भाई को सही तरीके से नहीं समझ पाई। आपको शायद पता नहीं होगा जब मेरा छोटा भाई सिर्फ 5 साल का था उसने तभी सिर्फ अपनी 0.1% ताकत का इस्तेमाल करते हुए मुझे हरा दिया था। आज तक न जाने कितने हजारों लाखों साल गुजर गए लेकिन मैंने उसकी ट्रू पावर को नहीं देखा। अभी तक वो अपने दुश्मनों को खत्म करने के लिए अपनी सिर्फ क्यूआई रिफाइनिंग एनर्जी का ही इस्तेमाल करता है। सिर्फ एक बार मैंने मास्टर के कहने पर उसकी जरा सी ताकत को देखा था और यकीन मानो वो भयानक नजारा आज तक मैं नहीं भूल पाया। शुक्र है मेरा छोटा भाई अपना पास्ट भूल चुका है। अगर उसे वो सब कुछ याद होता तो अब तक ये 9th रियलम तो क्या वो पूरे सुप्रीम यूनिवर्स तक को डिस्ट्रॉय कर चुका होता। इसलिए तुम मास्टर जूजियन भी मेरे छोटे भाई के गुस्से से डरते थे तो तुम भी यही दुआ करो कि मेरे छोटे भाई को गुस्सा ना ही आए क्योंकि अगर जूयंग को गुस्सा आ गया तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा। और वैसे भी तुम मेरे छोटे भाई की ताकत को देखना चाहती थी ना, तो ये उसकी ताकत को देखने का बिल्कुल परफेक्ट टाइम है। जैसा कि तुम जानते हो कि अभी के लिए हम में से कोई भी यहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, यानी कि अभी के लिए हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। पर बस थोड़ी देर और रोको, तुम्हें मेरे छोटे भाई की ताकत का एक नमूना देखने को मिलेगा। तब तुम्हें समझ आएगा कि आखिर मास्टर जूजियन ने उसे टैलेंट सेट का लॉर्ड क्यों बनाया था। वहीं लिंगजू की सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि चाओफेंग भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो चुकी थी। वो भी देखना चाहती थी कि तजू में ऐसी क्या खास बात है कि मास्टर जूजियन जो कि खुद गोड थे वो भी इसकी रिफाइनिंग स्टेक के कल्टीवेटर के गुस्से से डरते थे। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तजू वहाँ पे वीटिया ली की सारी बातें सुनने के बाद कोर्टून में उससे कहते हैं, ओ तो ये सब तुम चाहते हो? जिसपे वीटिया ली वहाँ पे एक डेविल स्माइल करते हुए तजू से कहता है, हाँ बिल्कुल, और होशियार बनने की कोशिश तो करना भी मत क्योंकि अब तुम्हारी लाइफ और डेथ मेरे हाथों में है। मैं जब चाहूँ तुम्हें यहाँ पे मौत के घाट उतार सकता हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे जो कहता हूँ चुपचाप करते चले जाओ। और मेरा सबसे पहला आदेश ये है कि जल्दी से अपना सेक्रीफाइस देते हुए मेरे वीटियन डाउ लीग अलायंस को उस खतरनाक कस यानी शराब से आजाद करवाओ जिसके चलते वो पिछले लाखों सालों से यहाँ पे ट्रैप है। और यकीन मानो मैं तुमसे वादा करता हूँ अगर तुम यहाँ पे चुपचाप मेरी बात मान लेते हो तो मैं तुम्हारी सोल के ट्रेसेस को उस दुनिया के खत्म होने तक बचा के रखूंगा। अब बताओ ये बेवकूफ कहीं का हेलगोट की सोल को रिफाइन करने की बात कर रहा है। और उसकी ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि तजू के फेस के ऊपर भी थोड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो वहाँ पे कोर्टून में वीटियन ली से कहते हैं, तो तुम अपने क्लैन के ऊपर लगी हुई शराब को वापस लेना चाहते हो? अगर तुम यही चाहते हो तो मैं तुम्हारे लिए यह भी कर देता हूँ। और ये कहते हुए तजू अचानक से अपने पाँव को नीचे जमीन पे दे मारते हैं जिसके चलते अचानक से वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल डिवाइन एनर्जी रिलीज होने लगी थी जिसके चलते वो पूरा ड्रैगन अभ्यास एक बार फिर से हिलने लगा था। और सिर्फ इतना ही नहीं, हम देखते हैं कि तजू की डिवाइन एनर्जी की वजह से उस अल्टीमेट फॉरबिडन फॉर्मेशन के अंदर भी क्रैक्स आ चुके थे और बेचारा वीटियन ली वहाँ पे कुछ भी समय पाता उससे पहले ही हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत बड़े एनर्जी ब्लास्ट के साथ उसकी वो सो कॉल्ड पावरफुल फॉर्मेशन एक ही झटके के साथ डिस्ट्रॉय हो जाती है जिसके इस्तेमाल करते हुए बेचारा वीटियन ली तजू की एनर्जी को सप्रेस करने की कोशिश कर रहा था। वहीं जैसे ही वो फॉर्मेशन वहाँ पे डिस्ट्रॉय होती है तो हम देखते हैं कि वो सभी रेमिनेंट सोल्स भी वहाँ पे आजाद हो जाती हैं जिन्हें वीटियन ली ने वहाँ पे ट्रैप करके रखा हुआ था। जो देखा तो बेचारे वीटियन ली को अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था कि आखिर यहाँ पे ये सब हो क्या रहा है। जबकि ये सब देखते हुए चाओफेंग और लिंगजू की खुशी का तो वहाँ पे कोई ठिकाना ही नहीं था और चाओफेंग तो वहाँ पे हैरान भी दिखाई दे रही थी कि उस प्रेसिंग फॉर्मेशन के बावजूद भी जूयंग ने
अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल कैसे किया। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस खतरनाक एनर्जी ब्लास्ट की वजह से जमीन के बीचों बीच एक और बहुत बड़ा होल हो गया था, जिसके नीचे एक पुल मौजूद था और उस पुल के अंदर वीटी एंड डाउली के मेंबर्स को टैप करके रखा गया था। वहीं एसएस भी दोबारा वहाँ पे बर्निंग क्रॉ के ऊपर आ चुके थे और ऊपर से वीटी एंड ली के मेंबर्स को बहुत ही गौर से देखने लगे थे। हालांकि वीटी एंड ली के कहे अनुसार एसएस ने अपनी डिवाइन स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए वीटी एंड डाउली के ऊपर लगे हुए कस यानी श्राप को खत्म कर दिया था। लेकिन ये सब देखकर वीटी एंड ली को ज्यादा खुशी नहीं हो रही थी। वो तो अभी तक भी वहाँ पे बहुत ज्यादा हैरान दिखाई दे रहा था। वो जल्दी से वहाँ पे हैरानगी के मारे एसएस से सवाल करते हुए पूछता है, तुमने यहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल कैसे किया? तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी तो मेरी फॉर्मेशन की वजह से सील हो गई थी ना, तो उसके बावजूद भी तुमने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए मेरी फॉर्मेशन को कैसे डिस्ट्रॉय कर दिया? बताओ मुझे, आखिर तुमने ये कैसे किया? तुम्हारे अंदर आखिर ऐसी कौन सी मैजिकल पावर है जिसे मेरी फॉर्मेशन भी सप्रेस नहीं कर सकी? इस पे एसएस उससे वहाँ पे कोर्ट रूम में जवाब देते हुए कहते हैं, तुम्हारे जैसे कल्टिवेटर का मुकाबला करने के लिए मुझे अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करना ही नहीं पड़ता। वो तो बस मैंने अपना कदम ही आगे बढ़ाया था। अब एसएस की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि बेचारे वीटी एंड ली का वहाँ पे मुंह ही खुला का खुला रह गया था। एसएस ने इतना सब कुछ सिर्फ अपनी फिजिकल पावर का इस्तेमाल करते हुए किया था, और अगर वो यहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करते तो फिर तो न जाने यहाँ पे क्या क्या हो जाता। पर अब क्योंकि वीटी एंड डाउली के बाकी सभी लोग भी आजाद हो चुके थे, तो वीटी एंड ली का भी हौसला काफी ज्यादा बढ़ चुका था, जिसके चलते वो जल्दी से वहाँ पे अपने लोगों को आदेश देते हुए कहता है, इस ज़ुयांग को खत्म कर दो। अब अपने लीडर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वीटी एंड डाउली के सभी लोग बहुत ही तेजी के साथ वहाँ पे अपनी अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए एसएस के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जिन्हें देखकर एसएस वहाँ पे सिर्फ कोर्ट रूम में इतना ही कहते हैं, डिस्ट्रॉय। और उनके ऐसा कहते ही हम देखते हैं कि वीटी एंड डाउली के सभी मेंबर्स अपनी अपनी जगह पे फ्रीज हो चुके थे, और अचानक से वहाँ पे एक बहुत बड़े एनर्जी ब्लास्ट के साथ उन सभी की बॉडीज वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। यानी कि एसएस ने वहाँ पे उन सभी के एग्जिस्टेंस को ही मिटा दिया था, जिन्हें खत्म करने के बाद एसएस वहाँ पे वीटी एंड ली की तरफ देखते हुए कोर्ट रूम में उससे कहते हैं, लो जैसा कि तुम चाहते थे, मैंने तुम्हारे वीटी एंड डाउली अलायंस को हमेशा हमेशा के लिए उसका यानी श्राप से आजाद करवा दिया। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बेचारा वीटी एंड ली अपने लोगों को इस तरह से राख में बदलते हुए देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा चुका था, और इधर उधर जल्दी से मूव करते हुए वहाँ पे उस राख को पकड़ने की कोशिश करते हुए कहने लगा था, नहीं नहीं, तुम सभी लोग ऐसे छोड़कर मुझे नहीं जा सकते। और ये कहकर बेचारा वीटी एंड ली वहाँ पे ऑलमोस्ट होते हुए एसएस से कहता है, मैंने इस तरह से तो नहीं कहा था, ये लोगों को किसी कस से आजाद करवाने का कौन सा तरीका है? जबकि वीटी एंड डाउली के लोगों को वहाँ पे इस तरह से मरते हुए देखकर चाओ फेंग और लिंगजू की खुशी का तो वहाँ पे कोई ठिकाना ही नहीं था। इवन चाओ फेंग तो वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए कहती है, अब ये हुई ना बात, मुझे पता ही था कि अगर मिस्टर जू जियान ने इस ज़ुयांग को खुद हमारे टैलेंट सेट का लॉर्ड बनाया था तो जरूर इसमें कोई न कोई खास बात तो होगी, क्योंकि जिस तरीके से इसने अभी वीटी एंड डाउली का खात्मा किया है, ऐसा महान काम तो सिर्फ टैलेंट सेट का लॉर्ड ही कर सकता था। और ऊपर से सबसे ज्यादा कमाल की बात तो ये है, तुम्हारे भाई के मैट्रिक्स बहुत ही ज्यादा क्रूअल हैं, जैसे कि टैलेंट सेट के लॉर्ड के होने चाहिए। और ये सारी बातें करते हुए चाओ फेंग वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई दे रही थी। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एसएस वहाँ पे वीटी एंड ली के पास जाते हुए कोर्ट रूम में उससे कहते हैं कि तुम यहाँ पे जिस फॉर्मेशन के इस्तेमाल करते हुए हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी को सप्रेस करने की कोशिश कर रहे थे, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अंदर इतनी ज्यादा पावर नहीं है कि तुम ऐसी पावरफुल फॉर्मेशन को खुद से लगा सको, जिसका मतलब है कि जरूर तुम्हारे पीछे किसी और का हाथ है। बताओ मुझे कौन है वो? एसएस की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वीटी एंड ली भी खुशी से उन्हें वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है, तुम चाहे यहाँ पे मेरी जान ही क्यों ना ले लो, लेकिन मैं तुम्हें उनके बारे में कुछ भी नहीं बताने वाला। तुम उनके बारे में कभी भी नहीं जान पाओगे और हमेशा इसी तरह से अपने डिसेबल की मौत का बदला लेने के लिए तड़पते रहोगे। अब वीटी एंड ली की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एसएस वहाँ पे उसे कहते हैं, मुझे लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। और ये कहकर एसएस अचानक से अपनी डिवाइन स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए अपना हाथ वहाँ पे उसके सर के ऊपर रख देते हैं, और अपना हाथ वहाँ पे उसके सर के ऊपर रखते हुए कहते हैं, सोल दी सच। और एसएस कैसा कहते ही एसएस को वहाँ पे वीटी एंड ली की जिंदगी की सारी हिस्ट्री दिखाई देने लगी थी, और जिस इंसान की वो तलाश कर रहे थे वो हेमली डार्क लॉर्ड भी उन्हें वहाँ पे काफी बार दिखाई देता है, जो कि वैसे तो बिल्कुल वीटी एंड ली की तरह ही दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके दाहिने हाथ के ऊपर एक बहुत ही अजीब किस्म का सिंबल बना हुआ था। और अब ये सिंबल ही एसएस को उस पर्सन के पास ले जाने वाला था जो कि पीलू का रियल कातल था। और ये सब कुछ पता लगाने के बाद एसएस वहाँ पे कोर्ट रूम में वीटी एंड ली से कहते हैं, अब तुम मेरे किसी भी काम के नहीं हो, तो फिर तुम यहाँ पे जी कर क्या ही करोगे? अपने क्लोन के पास वापस जाओ और उसके साथ मिलकर हमेशा हमेशा के लिए तड़पते रहो। और ये कहकर एसएस दोबारा वहाँ पे कहते हैं, डिस्ट्रॉय। जहाँ एसएस कैसा कहते ही हम देखते हैं कि वीटी एंड ली की रियल बॉडी भी वहाँ पे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। पर वीटी एंड ली ने वहाँ पे बहुत ही चालाकी के साथ अपनी बॉडी के अंदर और भी 2 क्लोन्स को छुपा रखा था, पर एसएस भी वहाँ पे एक के बाद एक उसके सभी क्लोन्स को डिस्ट्रॉय करते हुए उसकी रियल बॉडी को भी वहाँ पे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जिसके डिस्ट्रॉय होते ही हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट भी हो गया था। फिर जैसे ही उसकी बॉडी वहाँ पे डिस्ट्रॉय होती है तो उसकी सोल खुद ब खुद ही उसके क्लोन को ढूंढते हुए जाकर उसके साथ जुड़ जाती है, यानी कि वो हमेशा हमेशा के लिए वहाँ पे तड़पने वाला था। और उसके बाद ही हम देखते हैं कि वो सोल ठहर भी दोबारा से वहाँ पे एसएस के हाथों में आके आता, जिसे एसएस वहाँ पे बहुत ही गौर से देखने लगे थे। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये सब देखकर चाओ फेंग वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए
हुए कहती है, घटिया इंसान कहेंगे, तुमने हमारे टैलेंट सेट के डिसेबल को हट करने की हिम्मत की थी, तुम ऐसे ही भयानक मौत डिजर्व करते थे। और ये कहते हुए चाओ फेंग अचानक से ही वहाँ पे आगे बढ़ने लगती है, जो देखकर लिंगजू वहाँ पे उसे सवाल करते हुए पूछता, सीनियर सिस्टर आखिर अब कहाँ जा रही हैं? इस पे चाओ फेंग भी गुस्से से उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहती है, उस इंसान का पता लगाने जिसने पीलू को मारा था, मैं उसे ढूंढ कर अपने हाथों से सजा दूंगी और उसकी बॉडी के हजारों टुकड़े करूंगी, तब जाकर मुझे कहीं शांति मिलेगी। और ये कहते हुए चाओ फेंग गुस्से से वहाँ पे आगे बढ़ जाती है, जो देखकर लिंगजू वहाँ पे नाम अपना सर हिलाते हुए कहता है, मैंने बिल्कुल ठीक ही कहा था, इन औरतों को समझ पाना तो हमारे बस की बात ही नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले तक ये खुद ही कह रही थी कि मैं टैलेंट सेट की मेंबर नहीं हूँ, इसलिए मैं टैलेंट सेट के मामले में भी इंटरफेयर नहीं करूंगी। और अब ये खुद टैलेंट सेट के डिसेबल की मौत का बदला लेने की बात कर रही है। और ये सब सोचकर लिंगजू भी नाम अपना सर हिलाते हुए वहाँ पे चाओ फेंग के पीछे जाने लगा था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वी टियान ली की सोल वहाँ पे भटकते हुए दोबारा अपने उसी क्लोन के साथ जाके जुड़ जाती है, जिसे सताजू ने वहाँ पे हमेशा हमेशा के लिए सजा देकर बांध के रखा हुआ था। और ऐसा होता ही हम देखते हैं कि वहाँ पे मौजूद कुछ मोटर कल्टीवेटर्स ने आपने अपनी फायर एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उसे दोबारा वहाँ पे जलाना शुरू कर दिया था, क्योंकि अभी के लिए सूर्य तो वहाँ पे ढल चुका था। लेकिन एम्प्रेस अपने साथियों के साथ अभी तक भी उसे वहाँ पे तड़पा रहा था। और अब क्योंकि उसकी रियल सोल भी उसके क्लोन के साथ आके मिल चुकी थी, तो उसका पेन भी अब वहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। इसलिए वी टियान ली वहाँ पे सताजू को याद करके उनसे रैम की भीख मांगते हुए कहने लगा था, सताजू प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे अब अपनी गलती का एहसास हो रहा है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं ऐसी गलती दोबारा कभी भी नहीं करूँगा। अगर आप चाहें तो मैं आपको उस इंसान का भी नाम बताने के लिए तैयार हूँ जिसने मुझसे ये सब करवाया था। जबकि वी टियान ली को वहाँ पे इस तरह से तड़पते हुए देखकर एम्प्रेस भी वहाँ पे स्माइल करते हुए अपने लोगों से कहते हैं, तो इसका मतलब है कि सताजू ने इसकी रियल बॉडी को भी डिस्ट्रॉय कर दिया, तभी अब यहाँ पे ये इतनी बुरी तरह से तड़प रहा है। और ये कहकर एम्प्रेस के साथ साथ बाकी सभी लोग भी दोबारा वहाँ पे सताजू के सामने झुककर उन्हें रिस्पेक्ट पेश करते हुए अपने मन ही मन में उनका शुक्रिया अदा करने लगे थे। और ऊपर से एम्प्रेस भी वहाँ पे अपने साथियों को अपनी फ्लेम एनर्जी को और भी ज्यादा बढ़ाने का आदेश दे देते हैं। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सताजू तो अभी तक भी वहाँ पे उसी सॉफ्टवेयर को ही देख रहे थे। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए आए हो तो